नमस्कार मित्रों, समाख्या द राइट नॉलेज चैनल में आपका पुनः स्वागत है। कई महीनों के अंतराल के बाद आज हम इस चैनल पर पुनः अपनी राजनीतिक विज्ञान की सीरीज को प्रारंभ कर रहे हैं। यह सीरीज इग्नी द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम बीपीएससी 131 के लिए है, जिस पुस्तक का नाम राजनीतिक सिद्धांतों का परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी इस नाम से है। कई मित्रों के लगातार मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, सर सीरीज को पुनः शुरू कीजिए। कुछ व्यक्तिगत कारणों से हम इस सीरीज को बीच में नहीं चला पाए, इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। अपेक्षा है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। अब हम इस सीरीज को पूरा ही करेंगे, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हम समझने का प्रयास करेंगे कि राजनीति सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से इसका विकास हुआ है और क्या क्या इसके सिलेबस में है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आज इसका पहला भाग हम ला रहे हैं और इस पहले भाग में आप राजनीतिक सिद्धांत और उससे संबंधित अन्य शब्दावलियाँ हैं उनका और उसके साथ संबंधों को समझेंगे। उसी के साथ राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा के संदर्भ में समझेंगे और राजनीतिक सिद्धांत के विकास के संबंध में समझेंगे। हम देख लेते हैं हमारे सिलेबस में क्या क्या है। इस दूसरे अध्याय में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय यानी राजनीतिक सिद्धांत का एक ओवरव्यू, राजनीतिक सिद्धांत और अन्य पारस्परिक संबंध यहाँ दिया हुआ है, यानी पॉलिटिकल थ्योरी एंड अदर इंटर रिलेटेड टर्म्स। इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन होगा कि राजनीतिक सिद्धांत और अन्य अंतर संबंधित शब्दावलियाँ क्या है, ये हम आगे समझेंगे। उसी के साथ डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत में विकास एक बड़ी विडंबना है भारतवर्ष की और विशेषकर इग्नू के पुस्तकों की, जिसमें ट्रांसलेशन यानी अनुवाद की इतनी गलतियां हैं। क्योंकि कई सारे मित्रों के हमारे पास कमेंट में मैसेज आए हैं कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए। होता क्या है कि इंग्लिश में तो मूल कंटेंट बनता ही है और उसका अनुवाद हिंदी में किया जाता है और हिंदी का अनुवाद बहुत ही घटिया स्तर का होता है। ये कहने में मुझे संकोच भी होता है, शर्म भी आती है, लेकिन ये हमारे देश की कड़वी सच्चाई भी है कि हम अपनी देश की भाषाओं को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हिंदी वालों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। इसीलिए जो हिंदी माध्यम से बच्चे हैं उनको अच्छा कंटेंट नहीं मिलता, अच्छी विषय वस्तु नहीं मिलती, अच्छे अनुवाद की पुस्तकें नहीं मिल पाती। इसके कारण से भी बहुत सारी समस्याएं कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में तो हैं ही, अन्य जगह पर भी हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरा हाल इस अनुवाद की समस्या के कारण हुआ है। जबकि होना ये चाहिए कि मूल पुस्तकें भारतीय भाषा में बननी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, अन्य भारतीय भाषाएं हों, और उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में होना चाहिए। लेकिन जो भी है, इस विषय पर कभी और बात करेंगे। लेकिन आज हम अपने मूल विषय पर आते हैं। हम विषय वस्तु देख रहे हैं। आज हम डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी तक ही करेंगे। उसके बाद बचा हुआ पार्ट है जो कंटेम्परेरी है और जो कह सकते हैं जिसमें बहुत ही रिसेंट के उदाहरणों को आप
आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा, वो अगले भाग में हम देखेंगे। 1-2 दिन के अंदर हम उस भाग को भी ले आएंगे, हो सकता है कल ही आ जाए। तो हम समझेंगे आज का जो टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत, उसके बारे में। इंट्रोडक्शन, पॉलिटिकल थ्योरी एंड अदर इंटर रिलेटेड टर्म्स, डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल थ्योरी टूवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यहाँ तक आज करेंगे। उसके बाद के हम अगले पार्ट में अगले भाग में करेंगे। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी यानी इसमें हम समझ सकते हैं, आपकी पुस्तक में जो दिया हुआ है, नो साइंस विदाउट थ्योरी, यानी यूनिवर्सल है, कोई भी विज्ञान बिना सिद्धांत के नहीं हो सकता। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी में लेजिटिमेटली एंड एक्यूरेटली बी यूज्ड एज सिनोनिम्स विद पॉलिटिकल साइंस। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी को यानी राजनीतिक सिद्धांत को वैधानिक रूप से और वास्तविक रूप से राजनीतिक विज्ञान के पर्यायवाची के रूप में हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। Political theory is the most appropriate terms to employ in designating that intellectual tradition which affirms the possibility of transcending the sphere of immediate practical concerns and viewing man's societal existence from the critical perspectives। इसका मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत सबसे, जब हम बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत असलियत में, वास्तविकता में एक ऐसा टर्म है, ऐसा शब्द है जो आपके, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल, अर्थात बौद्धिक रूप से जो बौद्धिक परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा में सबसे उत्कृष्ट रूप से जो व्यक्ति की सामाजिक रूप से जो अस्तित्व बना रखा है, वो अर्थात हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो जब से समाज बना है और समाज बनकर के व्यक्ति समाज में रहता है, अपने आपस में संबंधों को बना करके रहता है, उन संबंधों को किस प्रकार से जीता है और वो किस प्रकार की समस्याओं से जूझता है और किस प्रकार से समस्याओं का समाधान करता है, उसी समाधान का एक जरिया राज्य है, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, राज्य क्या है, राजनीति क्या है। तो उन सब चीज़ों को मिला करके और एक दिशा देने वाला, एक निरंतर बने रहने वाले जो सिद्धांत दिया जाता है, उसी को राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। जो बात कही जाती है उसी को राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। जो लिखित में होता है उसी को राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। जिसका एक क्लियर विज़न होता है, जिसका स्पष्ट दृष्टिकोण होता है, स्पष्ट दृष्टि होती है और उसमें समाधान की बात होती है, उसी को हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत का हम अगर संक्षिप्त परिचय जाने तो केवल हमें समझने की आवश्यकता है कि व्यक्ति के समाज में रहते हुए राज्य की भूमिका, या आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सामाजिक ताने बाने की उत्कृष्टता किस प्रकार से बनी रहे, ये सब बातें राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी एंड अदर इंटर रिलेटेड टर्म्स जैसे मैंने कहा था आपको, मैं बताऊंगा बाद में। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, कई बार राजनीति विज्ञान को पॉलिटिकल थ्योरी और राजनीति विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत एक ही समझ लेते हैं। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विचारधारा, और एक और है राजनीतिक थॉट, राजनीतिक विचार, थॉट एंड आइडियोलॉजी, दोनों एक साथ हम देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस और राजनीतिक सिद्धांत, ये क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आपको पॉइंट वाइज मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। जरा
ध्यान से सुनिएगा। ये सब्जेक्ट जो है ये बड़ा ही बोरिंग होता है, इसीलिए कई लोगों ने कहा ये पैशनेट है, डिसइंटरेस्टेड है, अरुचिकर है। इसमें कोई पैसन नहीं है, उसमें कोई जज्बात नहीं आते, ये बड़ा ही उबाऊ होता है। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने का मन बड़ा कम करता है। हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा रुचिकर बनाने का और थोड़ा समझने का, थोड़ा दिमाग लगाने का। और थोड़ी चीज़ें अगर समझ में आ गई तो आप समझिए कि राजनीतिक सिद्धांत आपकी मुट्ठी में है। राजनीतिक सिद्धांत कोई ऐसी जिसको कहते हैं कोई इसमें कोई एटॉमिक फार्मूला नहीं है जिसको हमें रटना पड़ेगा, जिसको बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्योंकि राजनीति विज्ञान अपने आप में एक सामाजिक विज्ञान है। और सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं? सामाजिक विज्ञान जिसमें ह्यूमैनिटी इन्वॉल्व रहती है, यानी जो समाज इन्वॉल्व रहता है, जिसमें लोग रहते हैं। लोग कौन है? हम और आप ही लोग हैं। और हम और आप जैसे लोग मिलकर के समाज बना रहे हैं। और समाज की संरचना ठीक तरीके से बनी रहे, ये सुचारू रूप से संचालित होता रहे, इसीलिए राज्य का आविष्कार हुआ। और राज्य के आविष्कार और राज्य को समझने के लिए राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में जो भी सिद्धांत आए, जो भी उसमें बातें आई जो व्यक्ति को और अच्छा और अच्छा और अच्छा समाज उपलब्ध करा सकती हैं, उन्हीं को हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। इसीलिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस और राजनीतिक सिद्धांत इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, और ये क्या अंतर है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जो राजनीति विज्ञान है वो प्रयास करता है कि कोई भी घटना घटी है, कोई भी राजनीतिक घटना या समाज की कोई घटना है, उसको जनरलाइज करे और उस पर लॉ बनाए, और प्रत्येक राजनीति और राजनीतिक व्यवहार को सामान्यीकृत करने का प्रयास करता है राजनीति विज्ञान। वहीं पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है? पॉलिटिकल थ्योरी रिफ्लेक्ट्स अपॉन पॉलिटिकल फिनोमेनन, प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑन एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर बाय सब्जेक्टिंग इट टू फिलोसॉफिकल और एथिकल क्राइटेरियन। इसका मतलब हुआ कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसके अंतर्गत सब चीज़ें आ जाती हैं, और उसमें उसको सामान्यीकृत कर दिया जाता है, और उसको उसके द्वारा लॉ बनाए जाते हैं। राजनीति विज्ञान का पार्ट है लॉ एंड लीगल प्रोसेस पूरी जिसको कहते हैं, ये राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े बड़े भाग हैं। वही पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है? पॉलिटिकल थ्योरी किसी एक राजनीतिक घटना को समझने की पूरी प्रक्रिया और उसके संबंध में जो किया जाने वाला व्यवहार है, और उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एथिकल हो यानी नैतिक हो, दार्शनिक हो, यानी उसका क्या प्रभाव समाज पर होता है, और प्रभाव हमेशा होता है या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, उन सब चीज़ों को समझने का काम पॉलिटिकल थ्योरी के द्वारा किया जाता है। तो इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस में कोई तनाव नहीं है, इनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो इसमें केवल और केवल किसका अंतर है? केवल बाउंड्री यानी सीमाओं का है, ज्यूरिडिक्शन का है। उद्देश्य का कोई अंतर नहीं है, एक ही उद्देश्य है। राजनीति विज्ञान का ही भाग तो राजनीतिक सिद्धांत है। राजनीति विज्ञान संपूर्ण है, उसमें एक भाग है राजनीतिक सिद्धांत। और राजनीतिक सिद्धांत की जो सीमाएं हैं, जो ज्यूरिडिक्शंस हैं, और जो उसकी प्रक्रिया है वो थोड़ी अलग है, और उस सब को मिलाकर के ही राजनीति विज्ञान बना है। तो इसलिए राजनीति सिद्धांत में उसकी बाउंड्रीज में क्या क्या आएगा? इसकी बाउंड्रीज में आपका प्रोसेस आएगी, इसकी प्रक्रिया आएगी, उसमें दर्शन भी आएगा, इसमें नहीं फिलॉसफी भी आएगी, उस घटना के प्रभाव भी आएंगे। तो ये सब चीज़ें, और वो एक अगर वो जिसको हम कहते हैं कि यूनिवर्सल बन जाता है, और जो हमेशा के लिए बन जाता है, सार्वभौमिक और यानी सभी जगह पे लागू हो जाए और सभी समय पर लागू हो, तो वो राजनीतिक सिद्धांत बन जाता है। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो क्या क्या कर देता है? आइडिया देता है, कॉन्सेप्ट देता है, यानी विचार देता है, अवधारणाएं देता है, वो उनको
एनालाइज करता है, उनका विश्लेषण करता है, उनका व्याख्या करता है, उनका डिस्क्रिप्शन देता है, एक्सप्लेनेशन करता है, उनका वर्णन करता है, उनकी व्याख्या करता है, उसकी आलोचना भी करता है कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो इसमें क्या क्या कमियां रह जाती हैं, और फिर उसके बाद जो बनता है सब मिला करके वो थ्योरी बनता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत ही राजनीति विज्ञान है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसीलिए इसको कई विद्वान राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति विज्ञान को एक ही रूप में जानते हैं और समझते हैं और कहते हैं। अगला टर्म जो है, अगला शब्द है वो है फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, यानी राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन क्या करता है? अब जैसे ही दर्शन का नाम आता है तो दर्शन के नाम से ही एक विचार मन में आ जाना चाहिए कि इसमें एथिक्स होगी, यानी नैतिकता होगी। और वो नैतिकता क्या होती है? नैतिकता यानी क्या होना चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट क्या है, यानी एक आइडियल कॉन्सेप्ट की बात करता है, आदर्श अवधारणा की बात करता है। जैसे प्लेटो का आदर्श आइडियल स्टेट, यानी इसमें क्या होना चाहिए। वही पॉलिटिकल थ्योरी में क्या होता है, क्या है, क्या है, यानी एक्चुअल में क्या है, वास्तविकता क्या है, उसकी रियलिटी क्या है। जबकि दर्शन जो होता है, जो फिलॉसफी होती है, उसमें होता है क्या होना चाहिए, समाज को कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, राजा के मंत्रिमंडल को कैसा होना चाहिए, या किसी भी देश की सरकार कैसी होनी चाहिए, और उस सरकार में कौन सा प्रकार सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, और उसके अंतर्गत उसकी क्या प्रक्रिया है, और लोगों पर राज करने के तरीके क्या होना चाहिए, उनके नियम कानून कायदे बनाने के क्या तरीके होना चाहिए, इन सब बातों को देखता है दर्शन। और उसमें एथिकल यानी एथिक्स का, नैतिकता का पुट पर्याप्त होता है। पर्याप्त से मतलब है कि किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, बहुत बुरी बात है, अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन कई बार ये वास्तविकता से बहुत दूर होता है और कई बार बहुत सही भी होता है। इसीलिए जो फिलॉसफर है और जो थ्योरिस्ट है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसीलिए कहते हैं कि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत, वो सब पॉलिटिकल फिलॉसफी है। आदर्श राजनीतिक सिद्धांत का सब भाग, क्योंकि सिद्धांत में तो बहुत सारे हैं, और भी आएंगे, मार्क्सवादी आएंगे, उदारवादी आएंगे, और मैकियावेली का आएगा, और इतने सारे आएंगे जिसमें नैतिकता कुछ नहीं, केवल राज करने के तरीके को ही राजनीति कहते हैं। उसमें जो भी थ्योरी लगेगी, जो भी मैकेनिज्म लगेगा, उसको हम पूरा करेंगे, इस प्रकार की बातें आती हैं। इसे ध्यान रखिए कि जो दर्शन है, दर्शन में नैतिकता समाहित होती है, थ्योरी में ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए जो आदर्श राजनीतिक सिद्धांत हैं उनको ही हम राजनीतिक दर्शन भी कह सकते हैं। इसलिए एवरी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट इज नॉट पॉलिटिकल फिलोसफर, बट एवरी पॉलिटिकल फिलोसफर इज अ थ्योरिस्ट। यानी प्रत्येक राजनीतिक दार्शनिक जो है वो सिद्धांतवादी होता है, सैद्धांतिक होता है, यानी जो सिद्धांतों की रचना करता है। लेकिन प्रत्येक राजनीतिक सिद्धांतवादी दार्शनिक नहीं होता है, चिंतक दार्शनिक नहीं होता है। समझ गए आप? अब आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है थॉट एंड आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल थॉट, ज़रा सोचिए समझिए, और आप थोड़ी से ही दिमाग पर जोर डालने पर बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। आप किसी घटना को घटित होते हुए देखते हैं, जब वो घटना घटित हो रही होती है तो उस समय आपके मन में क्या चलता है, तुरंत क्या आता है?
जो तुरंत आता है वही थॉट होता है, विचार होता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है। भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं और उन चुनाव में रैलियां भी हो रही हैं, सभाएं भी हो रही हैं और कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है। इस सभी घटना को, इस पूरे घटना चक्र को, इस पूरे फिनोमेना को आप तसल्ली से सोचेंगे तो आपका मस्तिष्क क्या आउटपुट देता है वही थॉट है। तो जो थॉट होता है वो किसी एक घटना विशेष को लेकर के तैयार हो जाता है। तत्कालिक या हम कह सकते हैं किसी स्थान विशेष को लेकर के भी अलग अलग थॉट हो सकते हैं। प्रत्येक थॉट थ्योरी हो जाए ये जरूरी नहीं है, या प्रत्येक थॉट आइडियोलॉजी हो जाए ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि थॉट टाइम बाउंड होता है, समयबद्ध होता है। थॉट में कई बार थ्योरी इंक्लूड्स भी होती हैं और कई बार थ्योरी बनने की उसमें संभावनाएं होती हैं। किसी भी थॉट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके द्वारा आप इस घटनाक्रम में उस किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को, उसके मूल्यों को, वैल्यूज़ को मूल्यांकित कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। वहीं पॉलिटिकल थ्योरी थॉट होती है, क्योंकि थ्योरी का जो जन्म होता है वो सबसे पहले थॉट के माध्यम से ही होता है। क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी के मन में एक थॉट आता है, उसके बाद ही वो अगर उसको ठीक से डिस्क्राइब कर सका, जिससे एक्सप्लेन कर सका, उसको एवेल्यूएट कर सका, यानी उसको मूल्यांकन उसका कर सका, उसको उसकी व्याख्या ठीक से कर सका, उसको समझा सका, तो वह सिद्धांत बन जाता है। वही विचार वो सिद्धांत बन जाता है। तो जैसा हमने कहा कि आप मस्तिष्क में सोचिए और उस सोच को किस प्रकार से आप एक्सप्लेन करते हैं वो उसकी जर्नी कहलाएगी, उसकी यात्रा कहलाएगी। इसीलिए प्रत्येक थॉट, जिसको कहते हैं विचार, थ्योरी नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक थ्योरी किसी न किसी विचार से उत्पन्न होती है, किसी न किसी विचार के माध्यम से शुरू होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। मैं हिंदी में समझाने का प्रयास इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको समझने की आवश्यकता ज़्यादा है। यहाँ इंग्लिश में नोट्स दिए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट सेंटेंस मैंने पुस्तक से निकाल करके इसमें रखे हुए हैं। इनसे आप थोड़ा बहुत सहायता ले सकते हैं, लेकिन फोकस करिए जो मैं बोल रहा हूँ उसके द्वारा आपकी थॉट प्रोसेस आगे बढ़ेगी और थ्योरी को समझने में आपको सहायता मिलेगी। अगला टर्म जो है वो है आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडिया, राजनीतिक विचारधारा। जैसे मैंने कहा कि कोई थॉट विचारधारा बन जाए जरूरी नहीं है। विचारधारा एक बहुत ही व्यवस्थित अवधारणा है जो पूरी तरह से किसी एक विचार को अपनाने के लिए सार्वभौमिक यानी सर्वव्यापक रूप से लागू होने की स्थिति में आ जाती है।
वो व्यक्ति के व्यवहार में, उसकी प्रकृति प्रवृत्ति में, समाज में और प्रत्येक क्रियाकलाप में वो आ जाती है, तो वो विचारधारा बन जाती है। जैसे विचारधारा को हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अगर हम देखते हैं कि एक मार्क्सवादी विचारधारा है, एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, कोई बीच में मानववादी, वैज्ञानिक, कई सारी विचारधारा हैं जिसको लेकर के मस्तिष्क जो है वो काम करता है, वो उसी प्रोसेस के तहत काम करता है। एक विचारधारा, जैसे उदाहरण के लिए मार्क्सवादी विचारधारा, जो समाज में एक राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की कल्पना करता है, वो विचारधारा चाहे भारत में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, वो उसी प्रकार के थॉट प्रोसेस से गुजर के गई है। उसको एक व्यक्ति मिला, मार्क्स, जिसने उसको व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करके उसने लोगों को आगे बढ़ाया, और जो उस बात से सहमत होते हैं और उसी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ते हैं, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन या बदलाव करते रहते हैं। जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो किसी ना किसी दर्शन के अंतर्गत आती है। इसीलिए कहते हैं ऑल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज पॉलिटिकल फिलॉसफी, बट ऑल पॉलिटिकल फिलॉसफी इज नॉट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक विचारधारा जो होती है वो अच्छा करने की सोचती है। जैसे हमारे देश में ही आपको बड़े प्रैक्टिकल उदाहरण देकर के मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग विचारधारा है। अभी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, इसकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी ये मानता है कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र रहा है और ये प्राचीन राष्ट्र वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, सर्वे बंधु सुखना में विश्वास करता है, और ये लोगों की सर्वोत्तम भलाई कर सकती है विचारधारा। इसीलिए हम इसके माध्यम से ही इस राष्ट्र को विकास के पथ पर ले जाएंगे। एक विचारधारा ये है जो आज सत्ता में हमारे देश में है। दूसरी विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा है, जिसको वामपंथी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, जो राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की कल्पना करते हैं, जिसमें हमारे देश में व्याप्त कई सारी बुराइयां हैं, छुआछूत और जातिवाद, वर्णवाद और ऊंच नीच की बहुत सारी समस्या हैं। उन सभी समस्याओं को टारगेट करती है और कहती है कि इतिहास से ही समाज दो भागों में रहा है। एक भाग जो सत्ता में रहता है, समाज का दूसरा भाग जो उसके अधीन रहता है, और इसी शोषक और शोषित दो प्रकार से पूरे समाज को बांटता है, और वो ऐतिहासिक रूप से इसको देखता है और उसको मानने वाले आज भी यही मानते हैं। समाज के 2 से 3 तीसरा भाग नहीं करते हैं। तो एक विचारधारा ये है, उसके मानने वाले उसी तरीके से सोचते हैं, उसी को मानते हैं और उसी को लागू करने का प्रयास करते हैं। वो समझते हैं कि वर्ग विहीन अगर कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा, किसी पर कम किसी पर ज़्यादा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा, कि छुआछूत जैसी यानी जाति भेद के कारण, वर्ण भेद के कारण से जो छुआछूत जैसी बुराइयां पैदा हुई वो पैदा नहीं होंगी, और किसी पर किसी को अधिकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी पर किसी को राज्य करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऐसा राज्य की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज होगा जो अपने आप अच्छे से चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा। ये परम उद्देश्य है जिसको हम कम्युनिस्ट स्टेट कहते हैं, साम्यवादी राज्य। सभी समान होंगे। अच्छा लगता है क्या? प्रैक्टिकल में होता है?
क्योंकि ये अगला विषय होगा, कभी जब हम मार्क्सवादी विचारधारा पढ़ेंगे तब उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन है, लोग मानते हैं और उसके द्वारा, तो इसमें मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, इसमें जो तत्व है, दार्शनिक तत्व, वो तत्व महत्वपूर्ण है। प्रत्येक आइडियोलॉजी में दार्शनिक तत्व होता है, यानी वो समाज का, लोगों का भला चाहती है, वो उसके अनुसार वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वोत्तम है। यानी इसी विचारधारा से लोगों की भलाई हो सकती है। हम श्रेष्ठ समाज की कल्पना कर सकते हैं, श्रेष्ठ समाज को हम लगते हैं वास्तविकता में। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कोई एक विचारधारा वो पर्टिकुलर एक व्यवस्था को न्यायोचित ठहरा सकती है, समाज में एक शक्ति ग्रहण करने की, यानी सत्ता पाने की, अपनी अपनी विचारधारा के माध्यम से जो प्रयास होता है, वो प्रयास आइडियोलॉजी का होता है, आइडियोलॉजी करती है। और प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक रूप से हम आज देखते हैं, हमने आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि आइडियोलॉजी जो होती है, आइडियोलॉजी में फिलॉसफी तो होती है, लेकिन कई बार आइडियोलॉजी को सिद्ध करने के लिए कई सारे गलत काम करने पड़ते हैं, लेकिन हम फिर भी उसको अच्छा बताते हैं कि आगे अच्छा होगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। एक बहुत सारी कमियां इसमें रहती हैं, जो रियलिटी यानी वास्तविकता से बहुत दूर रहती हैं, जो तर्क देती हैं। आगे की हम बात करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में विकास, यानी पॉलिटिकल थ्योरी अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ी है। अलग अलग प्रकृति में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग राजनीतिक घटनाओं के माध्यम से हम पॉलिटिकल थ्योरी को समझते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में जो सैद्धांतिकरण है, जो आइडियाज़ का, यानी जो विचारों का मंथन होता है, और विचारों के मंथन के माध्यम से जो बहुत ही सटीक अवधारणाएं बनती हैं, जो समाज को ठीक से एक्सप्लेन यानी व्याख्यायित करती हैं डिस्क्रिप्टिव वे में, वो सभी विचार या विचारधाराएं या दर्शन वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, थ्योरी बनती है। और थ्योरी में जो मूलभूत चीज़ होती है वो होती है विज़न की, यानी आपका विज़न क्या है, क्या दृष्टिकोण है, आप किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया आपका क्या है। उस नज़रिए को अगर हम पेपर पर उतार देते हैं तो वो थ्योरी बन जाती है। इसीलिए कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत में विकास, यानी राजनीतिक सिद्धांत, जब हम कहते हैं कि हमने कुछ सोचा और सोच करके हमने तुरंत कह दिया ये हमारी राजनीतिक सिद्धांत हमें दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो विज़न होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब कोई थ्योरी, कोई सिद्धांत देता है कोई चिंतक, और वो सिद्धांत किसी भी घटना या एक घटना को लेकर के नहीं देता है, वो कई घटनाओं को उसमें समाहित करता है। उन घटनाओं का एक एक ओरिजिन पॉइंट देखता है, किस प्रकार से शुरू हुई, किस प्रकार से समाप्त हुई। यानी आप इसको कह सकते हैं साइंटिफिक वे में, आप इसको कह सकते हैं एक जो एक्सप्लेनेटरी हो, यानी जिसको हम बता सकें, समझा सकें, और जिसका कुछ ना कुछ मूल्यांकन कर सकें।
जो रचनात्मक हो, इस प्रकार से जिसमें दृष्टिकोण हो, इन सब बातों को मिला करके पॉलिटिकल थ्योरी बनी, पॉलिटिकल थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ। वर्तमान में भी पॉलिटिकल थ्योरी, नई नई प्रकार की पॉलिटिकल थ्योरी बन रही है, प्राचीन काल से लेकर के, चाहे वो अरस्तु, प्लेटो अरस्तु से लेकर के, और अभी वर्तमान समय तक लगातार राजनीतिक सिद्धांत बनते जा रहे हैं। जो पुराने सिद्धांत, उनको चुनौतियां भी मिल रही हैं, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार ये सिद्धांत बनते हैं और कोशिश की जाती है कि ये सिद्धांत, अगर वैसी परिस्थितियां रहीं तो वो आगे आने वाले कभी भी किसी भी समय पर वो लागू होती हैं। कई बार इन पर अलग अलग चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, और वो चीज़ें होती हैं आपके जैसे टेक्नोलॉजी है, समाज की अर्थव्यवस्था है, समाज में लोगों के काम करने के तरीक़ों पर है। ये सब चीज़ें राजनीतिक सिद्धांत को बनाने में, विकास में प्रभावित करती हैं। आगे बढ़ते हैं। आज के क्षमा करें, आज के क्लास के अंतिम स्लाइड, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा। इसमें मैं दो जो राजनीतिक चिंतक हैं उनकी परिभाषा को आपके सामने रखूँगा, और अंत में जो एक साधारण सरल परिभाषा हम क्या दे सकते हैं वो हम लिखेंगे, अगर आप लिखना चाहें तो। नहीं तो आप समझ करके बाद में जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप उसको लिख लेना। सबाइन्स नाम के विद्वान हुए हैं, राजनीतिक चिंतक हैं। उन्होंने जो पॉलिटिकल थ्योरी की परिभाषा दी है, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि विच हैज कैरेक्टरिस्टिकली कंटेन फैक्टर्स लाइक द फैक्चुअल, द कैजुअल एंड द वैल्यूएशनल। इसका मतलब है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो और कुछ नहीं, वो उसके विशेषताएं हैं, उसमें फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक, कैजुअल